हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल विद्या मिरर पर। मैं अभी चंद्रा आप लोगों के लिए क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का एक फुल सीरीज लेकर करके आया हूं। इस सीरीज में हम आप लोगों को पूरा इतिहास का बिहार बोर्ड का जो पूरा सिलेबस है उसको कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 का, जो क्लास 10th का चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में, कि यह जो इतिहास है हिस्ट्री, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, परिचय। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। इतिहास, प्यारे बच्चों, यह जो इतिहास है इसका मतलब होता है, अतीत से जुड़ी निश्चित घटना। इतिहास का मतलब क्या होता है? अतीत से जुड़ी निश्चित घटना। अब अगर ऐसे देखा जाए तो इतिहास जो है वह एक प्रकार का ग्रंथ होता है। क्या होता है? ग्रंथ होता है, जिसमें हम अतीत से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख करते हैं। क्या बताएं कि इतिहास एक ग्रंथ है जिसमें अतीत से जुड़ी घटनाओं का क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है। अब बात होती है कि यह अतीत क्या होता है भाई? तो अतीत होता है बीता हुआ समय। क्या होता है? बीता हुआ समय अतीत कहलाता है। अब नेक्स्ट बात है कि यह जो हिस्ट्री शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ था? तो यह जो हिस्ट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति प्यारे बच्चों हिस्टोरिया नामक यूनानी शब्द से हुआ है। कौन सी शब्द से हुआ है? हिस्टोरिया नामक यूनानी शब्द से हुआ है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया नामक यूनानी शब्द से हुआ है। हिस्टोरिया क्या है? तो यह यूनानी भाषा का एक शब्द है। यह यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है। और यह हिस्टोरिया का अर्थ क्या निकल कर करके आता है? तो इस हिस्टोरिया का अर्थ निकल करके आता है एक ऐसी जानकारी जो छानबीन कर करके प्राप्त की गई हो। एक ऐसी जानकारी जो छानबीन करके, इन्वेस्टिगेशन करके जानकारी प्राप्त की गई हो। जो छानबीन करके जानकारी प्राप्त की गई हो, और इसी शब्द से बना है हमारा हिस्ट्री शब्द। तो आप लोगों को हिस्ट्री, इतिहास के बारे में क्लियर हो चुका होगा कि हिस्ट्री का हिंदी में इतिहास बोला जाता है। इतिहास एक ग्रंथ होता है जिसमें हम अतीत से जुड़ी घटनाओं को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, या जिसमें अतीत से जुड़ी घटनाओं का क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है। अतीत का मतलब क्या होता है? तो वह समय जो बीत चुका है उसी ही क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। अब बात आगे आती है कि यह जो हिस्ट्री शब्द है या फिर यह जो इतिहास है, इसके बारे में सबसे पहली बार जानकारी किसने दिया था? तो वह व्यक्ति भी यूनान का ही था। यूनानी व्यक्ति नाम था उसका प्यारे बच्चों हेरोडोटस। हेरोडोटस ने ही सबसे पहली बार क्या किया था? तो इतिहास के बारे में जानकारी दिया था। हेरोडोटस ने किया क्या था? तो हेरोडोटस ने पहली बार एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। कौन सा पुस्तक लिखा था? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। और इसी हिस्टोरिका में क्या किया था कि उन्होंने पहली बार अतीत की घटनाओं का उल्लेख किया। था। जिस कारण इस यूनानी व्यक्ति हेरोडोटस को हम क्या कहते हैं? तो हम लोग आज इतिहास का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का जनक कहा जाता है। एक बार हम शुरू से रिकॉल करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री, और उस हिस्ट्री में सबसे पहले हम इतिहास का परिचय देखे हैं। इतिहास के परिचय में इतिहास जो होता है उसका मतलब होता है अतीत से जुड़ी निश्चित घटनाओं का उल्लेख। अब इस इतिहास में एक और बात हम बताएं कि इतिहास एक ग्रंथ होता है प्यारे बच्चों, जिसमें अतीत से जुड़ी, अतीत मतलब बीती हुई घटनाओं का उल्लेख किया जाता है।
यह जो हिस्ट्री शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इस शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया नामक शब्द से हुआ है। और हिस्टोरिया नामक शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। वो भी कैसे? तो छानबीन कर करके, इन्वेस्टिगेशन करके जानकारी प्राप्त करना। इस हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले बार जो अध्ययन किया था वो हेरोडोटस ने किया था। उन्होंने ही एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। कौन सा पुस्तक लिखा था? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें अतीत की घटनाओं का क्या किया गया था? उल्लेख किया गया था। और यही कारण है कि हेरोडोटस को ही इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। हम देखते हैं इन सारी चीजों को, तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इतिहास जो है एक ग्रंथ है जो अतीत से में घटी निश्चित घटनाओं की जानकारी देता है। इस हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक वर्ड, अभी हम बताए थे आप लोगों को कि यूनानी भाषा हिस्टोरिया से हुआ है। हिस्टोरिया शब्द का जो अर्थ होता है वो छानबीन करके जानकारी प्राप्त करना होता है। अब हम आगे अगली जो हमारा बात होगा वह होगा कि क्लास 10th के जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्लास 10th के सिलेबस क्या है इतिहास का। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ा होगा पिछली क्लासों में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री के बारे में, तो पढ़ा होगा कि जो इतिहास था वह भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया था। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया था। एक जो इतिहास कहलाती थी वह कहलाती थी प्राचीन भारत का इतिहास। एक जो इतिहास था वह था प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद जो एक इतिहास था उस इतिहास को हम लोग कहते थे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद एक और जो इतिहास था, इस इतिहास को हम लोग कहते थे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता था। इस प्रकार के जो इतिहास के कालखंडों को हम लोगों ने विभाजित किया था, यह भारत के इतिहास को विभाजित किया था। कुछ इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास, और कुछ इतिहास को मध्यकालीन भारत का इतिहास, और कुछ इतिहास को हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। लेकिन हम जब क्लास 10th में आए तो क्लास 10th का जो हिस्ट्री होगा वह ज्यादातर जो इतिहास होगा वो भारत का इतिहास नहीं प्यारे बच्चों, विश्व का इतिहास होगा। कहां का इतिहास होगा? विश्व का इतिहास होगा। यानी कि हम क्लास 10th में ज्यादातर भारत के अलावा अन्य देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अन्य देशों में क्या घटनाएं घटित हुई अतीत में, उन सारी बातों को हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लास 10th की हिस्ट्री का जो सिलेबस है वह क्या है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक बात बता चुके थे हम कि सर्वप्रथम एक यूनानी व्यक्ति हेरोडोटस ने एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें अतीत के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके कारण इन्हें इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में। यही है हमारा क्लास 10th का हिस्ट्री का पाठ्यक्रम। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, हमारा जो इतिहास है क्लास 10th का, उस इतिहास में पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्लास 10th के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इतिहास में लिखी गई बात है वह राष्ट्रवाद के बारे में ही पढ़ना है। चाहे तो वह यूरोप में राष्ट्रवाद होगा, नहीं तो वह हिंद चीन में राष्ट्रवाद होगा, नहीं तो रूस में होगा, और नहीं तो फिर भारत में राष्ट्रवाद होगा। यह 4 चैप्टर तक जो भी चीजें होगी वो राष्ट्रवाद से ही रिलेटेड होगा। दूसरा जो चैप्टर होगा वह है समाजवाद एवं साम्यवाद। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है वह है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद 5वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। 6ठी चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। उसके बाद 7वां चैप्टर है हमारा व्यापार और भूमंडलीकरण, और 8वां चैप्टर जो सबसे अंतिम चैप्टर है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद था। अब हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद को। आप लोग टेंशन एकदम नहीं लेना है, आपको पूरी चैप्टर कराई जाएगी इस चैनल पर। 8 चैप्टर तक कराया जाएगा। पहले हम बारी बारी से सब चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद सभी चैप्टर का एमसीक्यू एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सवाल को भी करेंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस वर्ड के बारे में, क्या है? तो यह है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। यहां 2 वर्ड यूज की गई है, एक तो है कि यूरोप और दूसरा है राष्ट्रवाद।
यूरोप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, आप लोगों ने बहुत पहले से ही जान चुका होगा या पढ़ा होगा कि हमारा जो पृथ्वी है वह 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप में बटा हुआ है। कितने महाद्वीप में बटा हुआ है? 7 महाद्वीप में बटा हुआ है। स्थल का जो बड़ा भाग होता है वही महाद्वीप होता है, महाद्वीप में बटा हुआ है। और इस 7 महाद्वीप में जो एक महाद्वीप है उसका नाम है यूरोप। और यही यूरोप में हम लोगों को पढ़ना है राष्ट्रवाद के बारे में। प्यारे बच्चों, यह राष्ट्रवाद होता क्या है? तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी भी प्रकार के लोगों में जागृत होने वाला उसके अपने देश के हित की भावना। अगर कोई व्यक्ति में देश के प्रेम के लिए कोई भावना जागृत होता है तो उस भावना को ही कहा जाएगा राष्ट्रवाद। अब एक सोचने वाली बात यह है कि यह राष्ट्रवाद की आखिर आवश्यकता कब पड़ेगी? अगर कोई देश अच्छे खासे से चल रहा होगा, वहां की राजा अच्छे से उसकी जनता की, वहां की जनता की बातों को मान रहा होगा, या कोई देश किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं होगा, तो वहां के लोग अगर अपनी जीवन को सुखद एवं समृद्ध तरीके से बिता रहे होंगे तो वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कभी भी जागृत नहीं होगा। राष्ट्रवाद की भावना उस कंडीशन में जागृत होती है जब कोई देश परेशान होता है। और परेशान कैसे होता है? तो परेशान चाहे तो अपने ही देश के राजा से होगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा देश आकर करके उस पर शासन कर रहा होगा, और नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहां की जो जनता होगी वो भुखमरी, बेरोजगारी या कुछ और चीजों से परेशान होगी। और परेशान होगी तो उस चीज को चेंज करना चाहेगी, अपने देश को एकीकृत करना चाहेगा। अगर ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि कोई देश है जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, वहां एकता लाना चाहेंगे वहां के लोग, तो उस भावना को कहा जाएगा राष्ट्रवाद। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि राष्ट्रवाद एक भावना है। क्या है? यह एक भावना है जो क्या करता है? तो यह लोगों में एकता लाती है, लोगों में एकता लाती है। और यह भावना एकता लाती है। और यह भावना कब जागृत होता है? तो यह जागृत होता है किसी देश के हित में जागृत होता है, देश प्रेम के लिए होता है यह भावना। अब आगे हम समझेंगे कि यही भावना यूरोप में कैसे जागृत हुआ होगा। पहले हम देखते हैं यूरोप का मैप पर फिगर कि यूरोप है कहां। प्यारे बच्चों, यह देखो यूरोप, यह 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महादेश है, जिसमें से सबसे बड़ा जो महादेश होता है वह होता है एशिया महादेश। कौन सा महादेश होता है? एशिया सबसे बड़ा महादेश है। और इन सबसे बड़ा महादेश में जो एक महादेश है जिसके बारे में हम लोग को राष्ट्रवाद पढ़ना है, वह यूरोप के बारे में पढ़ना है। यही यूरोप है। यह है अटलांटिक ओशियन, और अटलांटिक ओशियन के तट पर बसा हुआ एक महादेश है जो यूरोप है। और इसी यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब हमको पहला सवाल यह है कि आखिर इस यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना की जरूरत क्यों पड़ी होगी? राष्ट्रवाद की भावना की जरूरत क्यों पड़ी होगी? तो हम थोड़ा सा डिटेल में आपको एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि यह जो यूरोप है, यहां के लोग लगभग 500 ईस्वी से, कब से? लगभग 500 ईस्वी से, यहां के लोग लगभग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक अन्य देशों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं थी यहाँ के लोगों को। विश्व के अन्य, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इधर भारत है, या फिर इधर अफ्रीका है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, यहाँ के लोगों को लगता था कि पूरी जो दुनिया है वो यही है, यूरोप ही है जो पूरी दुनिया है। इधर क्योंकि आते थे तो इधर क्या लगता था इनको? ओशियन नजर आता था, महासागर नजर आता था। विश्व के अन्य देशों के बारे में इनको जानकारी प्राप्त नहीं थी। और इस काल को बोला जाता था यूरोप में अंधकार का युग। क्या बोला जाता था? अंधकार का युग बोला जाता था। अंधकार का युग वह समय था जिस समय में यूरोप के लोग विश्व के अन्य देशों के बारे में उनको ज्यादा जानकारियां प्राप्त नहीं थी। उससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी थी भी तो भारत से थी, और वो भी जल मार्ग की नहीं बल्कि स्थलीय मार्ग से जानकारी प्राप्त था कि भारत कोई देश है जहां से थोड़ी बहुत व्यापार हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब यूरोप के लोगों ने कुछ खोज किया और यहाँ के लोगों में एक भावना जागृत हुई, पुनर्जागरण, लोग फिर से जागृत हुआ, और जागृत होकर करके विश्व के अन्य देशों के बारे में जब पता लगाया तो उसी क्रम में यूरोप के एक देश था जिसका नाम था स्पेन। क्या नाम था? स्पेन नाम था। स्पेन का ही एक नाविक था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। उन्होंने 1492 ईस्वी में इसी पुनर्जागरण के क्रम में क्या किया था? तो अमेरिका का खोज किया। किसका खोज किया? अमेरिका का खोज किया।
उसके बाद फिर से यही यूरोप का वो जो यूरोप में एक देश आता है पुर्तगाल, वहां का एक नाविक चल कर करके यहां से आया यहां पर, और यहां से यहां पहुंच कर करके एक देश का खोज किया, एक देश के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया, और वह देश था भारत। यह जो खोज हो रही थी नई नई, यह यूरोप में जो काल कहला है, यह पुनर्जागरण काल कहला है, पुनर्जागरण का काल कहला है। अब पुनर्जागरण के काल में जब यूरोप वालों ने नए देशों का खोज किया, विश्व के अन्य देशों के बारे में जानकारी प्राप्त किया, तो उस क्रम में हुआ क्या, तो लोगों ने जाकर कर करके दूसरे देशों में अपना कॉलोनी बनाने लगा, अपना उपनिवेश बनाने लगा, और इस भावना को कहा जाने लगा उपनिवेशवाद। लोगों ने वहां जाकर करके खूब व्यापार किया, चीजों को खरीदा, खरीद कर करके अपने देश में लाए। कहां के लोग? यूरोपीय देशों ने। उस देश में शामिल कौन थे? तो स्पेन था, पुर्तगाल था, डच था, फ्रांस था। इन सभी देशों ने जाकर करके दूसरे देशों में व्यापार किया, और व्यापार करने के साथ साथ अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया, और उस भावना को कहा गया उपनिवेशवाद। और जब वहां जाकर कर करके अपना साम्राज्य स्थापित करने लगा, तो उसको कहा जाने लगा साम्राज्यवाद। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, पढ़ना है हमें यूरोप में राष्ट्रवाद, लेकिन हम पीछे की कहानी इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जब तक पीछे वाली कहानी नहीं जानेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यूरोप में यह जो राष्ट्रवाद है वो क्यों जागृत हुआ। अब होता क्या है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले इन्होंने गया था, यूरोपीय देशों ने अमेरिका में गया था। और अमेरिका में कब पहुंचा था? 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में स्पेन का एक नाविक था, नाम था उसका क्रिस्टोफर कोलंबस, और उन्होंने पहुंचा अमेरिका। और अमेरिका जब पहुंच गया था, तो अमेरिका पहुंचने के बाद किया क्या आगे, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा दिनों तक जो व्यापार किया वह ब्रिटेन किया। भले ही पहुंचा कौन था? स्पेन के लोगों ने, लेकिन यूरोपीय देश एक था जिसका नाम था ब्रिटेन, और वही अमेरिका में सबसे ज्यादा क्या किया था? व्यापार किया, और अमेरिका को गुलाम बनाया। अमेरिका जब गुलामी की जंजीर में फंसा, तो हम अभी बताएं कि जब कोई देश दूसरे देश के गुलाम हो जाता है, तो वहां के लोगों में अपने देश के हित में जब भावना जागृत होगा तो राष्ट्रवाद कहलाएगी। अमेरिका के लोगों ने ही अपना देश को बचाने के लिए यहां स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा, और वह स्वतंत्रता संग्राम चला 1773 ईस्वी में चालू, 1773। और चला कब तक? तो वह चला 1776 ईस्वी तक। और किसके खिलाफ हो रही थी? तो अमेरिका कर रहा था, ब्रिटेन के खिलाफ कर रहा था। और इसी आंदोलन को देखते हुए, ब्रिटेन के खिलाफ जो अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था, इसी स्वतंत्रता संग्राम को देखते हुए यूरोप का एक देश था जिसका नाम था, ध्यान से सुनना, यूरोप का ही एक देश था जिसका नाम था फ्रांस। फ्रांस एक देश था, और यह यहाँ की जो जनता थी, फ्रांसीसी जो जनता थे, वह यह किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं था, बल्कि फ्रांसीसी जनता अपने ही राजा से परेशान थे, अपने ही राजा से परेशान थे। और अपने ही राजा में कौन राजा था? तो यहाँ जो राजा था प्यारे बच्चों, वह बुर्बो राजवंश का राजा था। कौन सा राजवंश का राजा था? बुर्बो राजवंश का राजा था, बुर्बो राजवंश। और बुर्बो राजवंश का जो राजा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लुई 16वां। आप लोग 9th क्लास में इस बात को पढ़े भी होंगे, लुई 16वां नाम था। यह जो राजा था, इसकी क्या इतिहास रहा था? यह फ्रांस में राजा बनता कब है? तो यह फ्रांस में राजा बनता है 1774 ईस्वी में बनता है। और जैसे ही 1774 ईस्वी में फ्रांस में यह राजा बनता है, यहाँ के लोगों में धीरे धीरे यह एक अयोग्य राजा घोषित हो जाता है। कहने का मतलब है कि यह जनता की बातों को पुष्टि नहीं कर पाता है। इससे जनता खुश नहीं थे। किससे? लुई 16वां से। और फ्रांस में जब यह राजा बना, तो इसके शासनकाल में, यह 1774 ईस्वी में राजा बनता है, इसके शासनकाल में जो फ्रांसीसी जनता थी वह 3 वर्गों में बट चुका था। याद रखना, 3 वर्गों में बटा हुआ था, 3 वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांसीसी जनता बटा हुआ था, और वह 3 वर्ग में जो पहला वर्ग था प्यारे बच्चों, वह कहलाता था प्रथम वर्ग। क्या कहलाता था? प्रथम वर्ग कहलाता था। दूसरा जो वर्ग था वह कहलाता था द्वितीय वर्ग, या दूसरा वर्ग कहलाता था, द्वितीय वर्ग कहलाता था। और तीसरा जो वर्ग था वह था तृतीय वर्ग, तृतीय वर्ग था। क्या बताएं कि यूरोप का एक देश था जिसका नाम था फ्रांस, और यह जो फ्रांस था वह अपने ही राजा से परेशान था। यहाँ की जनता अपने खुद राजा से परेशान थे, और राजा का नाम था लुई 16वां। 3 वर्गों में यहाँ की जनता बटी हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में।
पहला जो वर्ग कहलाता है वो प्रथम वर्ग था, दूसरा जो वर्ग था वह द्वितीय वर्ग था, और तीसरा जो वर्ग था तृतीय वर्ग था। यहाँ की जनता की स्ट्रक्चर कैसे थी प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि यहाँ की जो जनता थे उस जनता में जो धर्म गुरु थे, जो पादरी लोग थे, ईसाई धर्म के जो फॉलोअर्स थे, ईसाई धर्म को जो प्रचार प्रसार करने वाले धर्म गुरु थे, उसको रखा गया पहले स्टेट में। यानी इसमें रखा गया पादरियों को, पादरी वर्ग को रखा गया, इसीलिए इसको पादरी वर्ग भी कहा जाता है। पादरी वर्ग से आपको याद रखना है कि धर्म गुरु, वो भी कौन से धर्म गुरु, तो ईसाई धर्म गुरु कौन से वर्ग में आते थे, प्रथम वर्ग में आते थे। द्वितीय वर्ग में यहाँ के राजा आते थे, और राजा को कहा जाता था कुलीन, इसलिए द्वितीय वर्ग को कुलीन वर्ग कहा गया, इसमें राजा आते थे। और तृतीय वर्ग में देश की पूरी जनता आते थे। यह कुलीन और पादरी को छोड़ कर करके टोटल ऑल ओवर जितने जनता थे वो फ्रांस के तृतीय वर्ग में आते थे, और इसको कहा जाता था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, इसमें पढ़े लिखे वकील, शिक्षित लोग, यहां तक कि यहाँ की कुछ दार्शनिक और किसान, गरीब, आम मजदूर, सब के सब जो आते थे वो फ्रांस के तीसरे स्टेट वाले जनता में वर्ग में आते थे, तृतीय वर्ग में आया करते थे, और इस वर्ग को कहा जाता था मध्यम वर्ग। यहां तक जो धर्म गुरु थे वो लगभग 1% थे, जो कुलीन या राजा थे वो 2% थे पूरी जनता का, और बाद बाकी जो 97% जनता आती थी वह किस वर्ग में आता था, तृतीय वर्ग में आता था। यहां तक तो कहानी चलो ठीक था कि 3 वर्ग में जनता बटा हुआ था, लेकिन दिक्कत यह था प्यारे बच्चों कि यह जो प्रथम वर्ग था यह टैक्स लेता था राजा से और इनसे दोनों से, और द्वितीय वर्ग जो कुलीन वर्ग राजा था वो भी टैक्स लेता था तृतीय वर्ग से। यानी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो दुखी और परेशान हुआ होगा वो फ्रांस की वह वर्ग हुआ होगा जो तीसरे स्टेट में रह रहा होगा, तृतीय वर्ग, या फिर जो मध्यम वर्ग के जनता होंगे वह कर देने से, टैक्स देने से सबसे ज्यादा परेशान होंगे। इतनी कर की जरूरत क्यों पड़ रही थी फ्रांस में, सबसे बड़ा सवाल तो यह है। टैक्स की जरूरत सबसे बड़ा रीजन है यह लुई 16वां की विलासिता भरा जीवन। यह एक ऐसा अयोग्य राजा था जिसने अपने दैनिक जीवन में, ऐसे इतिहास में बताया जाता है कि लगभग 6 करोड़ जो खर्च होता था उस टाइम वह साल में खुद करता था, अपने विलासिता में खत्म कर देता था। बुर्बो राजवंश का जो राजा था लुई 16वां, इसकी पत्नी का नाम था मेरी अंत्योम, वो भी उतना ही विलासिता भरी जीवन को व्यतीत करता था, जिस कारण यह करों के बोझ से दबा हुआ था। और जब यह करों के बोझ से दबा हुआ था तो उस कंडीशन में एक और बात हुआ था कि यही फ्रांस गया हुआ था अमेरिका भी, और अमेरिका जब गया हुआ था तो अमेरिका में जब चल रही थी 1773 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तो उस संग्राम में अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ क्या कर रहा था, आंदोलन कर रहा था। तो फ्रांस ने भी अमेरिका को सपोर्ट किया था, और सपोर्ट करने के कारण उस आंदोलन में भी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी फ्रांस ने अपनी आर्थिक स्थिति को दयनीय कर चुका था। यानी यहां कुल मिलाकर कर करके भूखमरी की समस्या उत्पन्न होने लगी, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लगी, और वह समस्या किस वर्ग के जनता में देखने को मिला, तो वह समस्या सबसे ज्यादा तृतीय वर्ग के जनता में देखने को मिला। अब होता क्या, तो होता एक ही बात कि लोगों में भावना जागृत होता, और वह भावना क्या कहलाती, वह भावना देश के हित में जागृत होता, फ्रांस को बचाने के लिए जागृत होता, और वह भावना ही कहलाता है राष्ट्रवाद। यानी कि आप लोगों को एक बात समझ में आया होगा कि पूरे यूरोप में, चूंकि हम यूरोप में पढ़ रहे हैं, राष्ट्रवादी भावना जो जागृत हुआ वो सबसे पहले कहां जागृत हुआ होगा, तो फ्रांस में जागृत हुआ होगा। और फ्रांस में वो भी कब, यह तो फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई जो कहलाई फ्रांसीसी क्रांति। और यह फ्रांसीसी क्रांति कब स्टार्ट हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हुआ वह शुरू हुआ 1789 ईस्वी में शुरू हुआ। कौन से वर्ग के लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में भाग लिया, तो तृतीय वर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में भाग लिया। किसके खिलाफ क्रांति की गई, तो वहां की राजा लुई 16वां के खिलाफ क्या किया गया, क्रांति किया गया था। लुई 16वां के खिलाफ क्रांति शुरू किया गया। क्रांति कब शुरू किया गया, तो 1789 ईस्वी में शुरू किया गया। और यूरोप में राष्ट्रवादी भावना की जागृति इसी क्रांति से माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति से ही राष्ट्रवादी भावना की क्या हुई, जागृति हुई। फ्रांसीसी क्रांति, क्रांति से राष्ट्रवादी भावना की जागृति हुई। राष्ट्रवादी भावना की जागृति हुई। अब आपको समझ में आया होगा हमारी बात को
कि सबसे पहले जो यूरोप था वह अंधकार युग में जी रहा था। अंधकार युग से लोगों में पुनर्जागरण की स्थिति उत्पन्न हुई। लोगों ने अन्य देशों के बारे में खोज किया और उस अन्य देशों में सबसे पहले जो खोज हुई वह अमेरिका का खोज हुआ और अमेरिका पहली राष्ट्रवादी भावना ला कर करके अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किया ब्रिटेन के खिलाफ। उस ब्रिटेन के में जब ब्रिटेन के खिलाफ जब अमेरिका संग्राम कर रहा था तो फ्रांस भी क्या किया था, उसको सपोर्ट किया था। फ्रांस जब सपोर्ट किया तो इसकी आर्थिक स्थिति और यहाँ की राजा की विलासिता भरे जीवन से आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। तीसरे वर्ग के लोगों की स्थिति एकदम दयनीय हो चुका था। और जब तीसरे वर्ग के लोग देख रहे थे कि तुरंत अमेरिका क्या हुआ है, 1773 से 1776 के बीच में अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ है, तो उसी भावना के तहत तृतीय वर्ग के भावना लोगों में भी एक भावना जागृत हुआ, राष्ट्रवादी भावना। और होता क्या, तो यहाँ के राजा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दी गई, लुई 16वां के खिलाफ। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस आंदोलन के बाद क्या हुआ। तो इस आंदोलन के बाद 1789 में आंदोलन शुरू होता है और इस आंदोलन के बाद प्यारे बच्चों 1792 ईस्वी तक ये आंदोलन चलती है। 1789 से कब तक चलता है, तो 1792 ईस्वी तक यह आंदोलन चलता है। यह कौन सी आंदोलन थी, तो इसको कहा जाता है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। कौन से वर्ग के लोग कर रहे थे, तो तीसरे वर्ग के लोग कर रहे थे। और इसी फ्रांसीसी क्रांति के तहत अंत में 1792 ईस्वी में 1793 ईस्वी में यहाँ की जो राजा था, नाम क्या था, लुई 16वां, और उसकी पत्नी मेरी अंतोन को फांसी दे दी जाती है। और फांसी ऐसा माना जाता है कि गिलोटीन में रख कर कर करके उसको ऊपर से लोहे की तलवार से काट दी जाती है सर। कब, तो 1793 ईस्वी में, यानी लुई 16वां को फांसी हो जाती है। लुई 16वां को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। अब होगा क्या आगे, फांसी की सजा दे दी जाती है। और यहां से फ्रांस में पहली बार गणतंत्र घोषित होता है। 1793 के बाद 1795 ईस्वी आता है और 95 से लेकर करके 1799 ईस्वी तक, प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से सुनोगे आप, 1795 से 1799 ईस्वी तक फ्रांस में जो शासन चली वह यहाँ की एक शासन व्यवस्था थी जिसका नाम था डायरेक्टरी। याद रखना, डायरेक्टरी के द्वारा शासन चला। कब से, 1795 से लेकर करके 1799 ईस्वी तक। और डायरेक्टरी के द्वारा जब यह शासन चल रहा था 1799 ईस्वी में, तो इसी बीच दूसरी ओर एक और व्यक्ति का उदय हो रहा था। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक और व्यक्ति था। इसका जन्म फ्रांस में ही हुआ था, कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट जन्म हुआ कब था, तो इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। फ्रांस के कोर्सिका द्वीप में इसका जन्म हुआ था। प्रारंभ में इसकी जो जीवन थी नेपोलियन बोनापार्ट का, वह जीवन बहुत ही कठिनाइयों में बीत रहा था। इन्होंने फ्रांस में जाकर करके सेनापति ज्वाइन कर लेता है और सेनापति बनने के बाद 1799 ईस्वी में यह क्या करता है, तो फ्रांस में आकर करके पूरी तरह से सेनापति ज्वाइन करता है। और करने के बाद फ्रांस में धीरे धीरे यह अपनी वीरता को दिखाने लगता है। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। और 1799 ईस्वी में वहां की जो डायरेक्टरी थी उसको खत्म कर देता है, तख्ता पलट देता है और तख्ता पलट कर करके वहां का शासक बनता है। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। कब बनता है, 1799 ईस्वी में। यह जो डायरेक्टरी वहां की शासन व्यवस्था थी इसको समाप्त कर देता है नेपोलियन बोनापार्ट। जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में इस व्यक्ति का। नाम क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। इसकी जो पिता था उसका नाम था कार्लो बोनापार्ट। इसका पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट, जो वकील थे, कार्लो बोनापार्ट। क्या बताया कि इन्होंने 1799 ईस्वी में फ्रांस का शासक बनता है। फ्रांस का बनेगा शासक। कौन बनता है फ्रांस का शासक, यही नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। और जब यह फ्रांस का शासक बनता है तो बनने के बाद यह विभिन्न क्षेत्रों को अब विस्तार करने लगता है। विभिन्न क्षेत्रों को जीत कर करके फ्रांस की साम्राज्य को विस्तार करने लगता है।
और 1804 जाते जाते 1804 ईस्वी जाते जाते इन्होंने फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। कब घोषित किया? 1804 ईस्वी में। और घोषित ही नहीं किया बल्कि इन्होंने अपने सैन्य अभियानों से, अपनी सेना की सहायता से फ्रांस के इर्द गिर्द जितने भी और क्षेत्र थे उन सभी को इन्होंने क्या करने लगा था? जीतने लगा था। फ्रांस के इर्द गिर्द जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन सभी क्षेत्रों से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद सभी क्षेत्रों को जीत जीत कर करके क्या कर रहा था? अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। फ्रांसीसी साम्राज्य का क्या कर रहा था? विस्तार कर रहा था। यहां तक प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। हमारा जो पहला जो टॉपिक था वह क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद था। अभी बताए थे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या बनाती है? एकता का वाहक बनती है। राष्ट्रवाद कहलाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का जो जन्म हुआ वह पुनर्जागरण काल से हुआ था। पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। इसका दूसरा चरण कब से? तो 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुआ था। उसके बाद यह यूरोप देश था, महादेश था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? तो ये तो उसके बाद हम जानेंगे पुनर्जागरण। इसके बारे में बताया कि पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, जो मध्यकाल के अंधविश्वासों को छोड़कर तर्क, विज्ञान और मानवतावाद को अपनाने का एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इसे पुनर्जागरण का काल कब से कब तक रहा था? तो 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में आया यह एक बदलाव था। और इसी काल में लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों के बारे में क्या कर रहा था? जानकारी प्राप्त कर रहा था। फिर उसके बाद हम पढ़े फ्रांसीसी क्रांति का परिचय बताएं। यह जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1799 ईस्वी तक लगभग चला था। ऐसे यह क्रांति मूल रूप से 1793 तक ही चला था। उसके बाद यहाँ जो शासन हुआ था वो डायरेक्टरी का शासन हो चुका था तक चला। यह एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन की श्रृंखला थी जिसने फ्रांस की राजशाही को समाप्त कर दिया था और लोकतंत्र की स्थापना की फ्रांस में सबसे पहली बार हुई। अब आगे क्या देखे थे प्यारे बच्चों की फ्रांस की जो जनता थी वो लुई सोलामा के कार्यकाल में कितने वर्गों में बट चुका था? 3 वर्गों में बटा हुआ था फ्रांसीसी जनता। उस 3 वर्ग में पहला जो वर्ग था वह पादरी वर्ग कहला रहा था, जिसे हम लोग कहते थे, जिसमें ईसाई धर्म के धर्म गुरु लोग आते थे। इसमें चर्च के अधिकारी और धर्म गुरु पादरी लोग शामिल थे। इनकी संख्या बहुत कम थी, लगभग 1% था। ये लोग कर नहीं देते थे बल्कि खुद कर क्या करते थे? लेते थे। आगे हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रांस का जो दूसरा वर्ग था वह द्वितीय वर्ग कहलाता था, जिसे हम कुलीन वर्ग भी कहते थे। इसमें राजा के राजदरबारी, कर्मचारी, अधिकारी और सामंती वर्ग शामिल थे। ये जनसंख्या का लगभग 2% हिस्सा था और ये भी कर नहीं देते थे बल्कि इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था कि किसानों की जमीनों पर कब्जा था। इन्हें जो फ्रांस की तृतीय वर्ग में जनता आते थे, किसान, मजदूर, उनकी जो जमीन थी उनकी जमीनों पर कब्जा किनका था? तो इनका कब्जा था, कुलीनों का कब्जा था, यहाँ की राजाओं का कब्जा था। उसके बाद जो तीसरा वर्ग था वही सबसे परेशानी झेल रहा था। फ्रांस का तीसरा वर्ग में आम जनता आ रहे थे और इसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, व्यापारी भी थे, दुकानदार भी थे, वकील, डॉक्टर, शिक्षित, मध्यम वर्ग भी शामिल था। जनसंख्या में 2% जनसंख्या कुलीन वर्ग, 1% जनसंख्या पादरी वर्ग। तो बच्चे जो 97% जनसंख्या था वह यही तीसरा वर्ग में आता था, जो मध्यम वर्ग भी कहलाता था। इसे मध्यम वर्ग भी कहा जाता था, मध्यम वर्ग। अब आगे हम बात करते हैं कि यही वर्ग भारी करों के बोझ से दबा हुआ था। कोई राजनीतिक अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था इनको। और फ्रांस की क्रांति में इसी वर्ग ने क्या किया था? क्रांति का नेतृत्व किया था। क्रांति जो किया था वो फ्रांस के तीसरे वर्ग के लोगों ने ही किया था। आगे हम लोगों ने देखा कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो बुर्बो राजवंश का राजा था। राजा का नाम लुई सोलामा था। 1774 में राजा बना था, 92 तक चला था और 1793 में इसे क्या दे दी गई थी? फांसी की सजा दे दी गई थी। गिलोटिन में चढ़ा करके इसकी सर को काट दी गई। उसके बाद लुई सोलामा ने फ्रांस में वित्तीय संकट और सामाजिक असंतोष की समस्याओं से निपटने में विफलता दिखाई थी। 1789 ईस्वी में जिसके कारण फ्रांस में आम जनता के द्वारा क्रांति की गई। किसके कारण क्रांति की गई? तो यही जो राजा था, राजा का नाम क्या था? लुई सोलामा।
इसके शासनकाल में जो वित्तीय संकट हुआ था, इसी के संकट के कारण 1789 ईस्वी में यहाँ के आम जनता के द्वारा क्या किया गया था, क्रांति किया गया था। क्रांति का कारण क्या था, तो क्रांति के कारण हम बता चुके थे कि फ्रांसीसी जनता 3 वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांस के मध्यम वर्ग के लोग भारी कर, भूखमरी, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान थे। राजा लुई 16वां का विलासिता और गैर जिम्मेदार शासन, यह निरंकुश राजा था, इस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। यहाँ कुछ दार्शनिक थे, रूसो, वाल्टेयर और मोंटेस्क्यू जैसे विचारकों ने समानता और स्वतंत्रता के विचार को फैलाया, लोगों को जागृत किया अपने पुस्तकों के द्वारा। अमेरिकी क्रांति को देखकर स्वतंत्रता की भावना संपूर्ण फ्रांसीसी लोगों में भी जागी। हमने बताया था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को देखते हुए ही फ्रांस के लोगों ने सोचा कि हम भी अपने राजाओं से क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। फ्रांस की क्रांति का परिणाम क्या निकल करके आया, तो राजशाही अंत हो चुका था, मानवाधिकारों की घोषणा हुई और सामाजिक और राजनीतिक समानता की क्या हुई, स्थापना हुई। लेकिन कब तक, ज्यादा दिनों तक नहीं चला, यह 1799 तक ही चला। 1799 में जैसे ही एक व्यक्ति का इंटरव्यू होता है, हमने बताया अभी नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होता है, तैसे ही फ्रांस में फिर से राजशाही शासन आ जाता है। यह जो नेपोलियन बोनापार्ट था, 1799 ईस्वी में फ्रांस का शासक बनता है और 1804 ईस्वी में फ्रांस को क्या कर देता है, सम्राट घोषित कर देता है। 1804 ईस्वी में यह बनता है फ्रांस का सम्राट। फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाएं क्या थी, तो 1789 में यह क्रांति बास्तिल किले का पतन कर करके शुरुआत की गई थी। 1791 में यह नया संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ और क्रांति का पूरी तरह से अंत हो चुका था। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्य की भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर उसे वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा तैयार किया। हमने बताया कि 1799 ईस्वी में जैसे ही नेपोलियन ने वहां का शासक बना, तो वह बैठा नहीं रहा, बल्कि वह जर्मनी, इटली जैसे कई देशों के क्षेत्रों को जीत कर करके फ्रांस में क्या कर रहा था, फ्रांस की साम्राज्य को विस्तार कर रहा था। अब हम पढ़ते हैं पूरी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ये प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट, इसका जो जन्म हुआ था वो बताएं हम कि अभी की 15 अगस्त 1769 ईस्वी में फ्रांस के कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। यह जो व्यक्ति था, यह प्रारंभ में बहुत ही कठिनाई में जीवन व्यतीत किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने, और यह अपने जीवन की कठिनाइयों को, परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे पहले यह सैन्य सेवा ज्वाइन की, क्या बोली जाती है, सैनिक ज्वाइन किया। और जब यह सैनिक बना, तो बनने के क्रम में ही 1799 ईस्वी में फ्रांस का शासक भी घोषित कर देता है। पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट, फ्रांस का राजा घोषित कर देता है। उसके बाद सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट और अन्य यूरोपीय देश जैसे प्रसा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया इत्यादि के बीच युद्ध हो जाता है। जब यह नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सैन्य अभियानों के द्वारा विश्व के कई जो देश थे, इसके इर्द गिर्द आस पड़ोस के जितने भी देश थे, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन सभी को जब जीत कर करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो इस विस्तार को देखते हुए वहां के लोगों में एक भावना जागृत हुआ कि इसको क्यों ना हराया जाए। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। और सब लोगों ने मिलकर करके आपस में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देता है। उस युद्ध में कौन कौन होता है, तो एक तरफ से यही फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट होता है, नेपोलियन बोनापार्ट होता है, और दूसरी तरफ से इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन होता है। दूसरी तरफ से इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन होता है। ऑस्ट्रिया और कौन होता है? ब्रिटेन होता है। इन लोगों ने क्या किया प्यारे बच्चों, तो इन लोगों ने इस नेपोलियन बोनापार्ट की सैन्य अभियानों को या साम्राज्य के विस्तार को देखते हुए इसके खिलाफ एक युद्ध किया। और वह युद्ध कहां हो रहा था, तो वाटरलू के मैदान में हो रहा था, इसलिए उस युद्ध को कहा गया वाटरलू का युद्ध। और युद्ध कब हो रहा था, तो 1815 ईस्वी में हो रहा था। इस युद्ध में चूंकि एक शक्ति दूसरी ओर ढेर सारी शक्तियों से पराजित हो जाती है, और वह इस युद्ध में बुरी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो जाता है। यह युद्ध हो कब रहा था, तो 1815 ईस्वी में हो रहा था, और नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है।
और हार होने के बाद यहीं से नेपोलियन बोनापार्ट की पतन शुरुआत हो जाती है और पूरी तरह से 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का पतन भी हो जाता है। अब जब पतन हो गया तो इस युद्ध का जो सबसे ज्यादा नेतृत्व करता था वह था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था वह था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इन्होंने क्या किया कि नेपोलियन बोनापार्ट के हार के बाद एक सम्मेलन बुलाया और वह सम्मेलन कहां किया गया? तो वियना में किया गया। ऑस्ट्रिया की एक राजधानी थी जिसका नाम था वियना, वही एक सम्मेलन किया गया और उस सम्मेलन को हम कहते हैं वियना सम्मेलन। क्या बताएं कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक 1799 ईस्वी में बनता है। इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। 1799 में फ्रांस का शासक बनता है और फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है 1804 ईस्वी में। इन्होंने 1804 से लेकर करके 1809 ईस्वी तक लगभग 39 से 40 क्या किए थे? युद्ध किया और इन युद्धों में अधिकांश युद्धों को यह जीत रहा था। अंतिम बार में यह युद्ध किया था 1809 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर और उस युद्ध के बाद उस युद्ध को भी यह जीता था और जीतने के बाद यूरोप के कई देशों ने मिलकर करके इसके खिलाफ एक युद्ध कर दिया 1815 ईस्वी में और उस युद्ध का नाम दिया गया वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पूरी तरह से हार हो जाती है और इस युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक ने क्या किया यार बच्चों? तो मेटरनिक ने एक सम्मेलन बुलाया ऑस्ट्रिया की राजधानी में। यहां लिखी गई कि फ्रांस में नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियों ने सन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया जो वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को सवाल पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो वियना में हुआ था और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक के द्वारा किया जाता। इसका मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा किया गया था। वाटरलू युद्ध के बाद सन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के नेतृत्व में एक सम्मेलन होता है जो वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में पुनः राजवंश की स्थापना होती है और वह राजवंश था जो लुई 16वां जिस राजवंश से आता था और उस राजवंश का नाम था बुर्बो राजवंश। सवाल यहां से भी आती है कि क्या बोली जाती है? फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद या फिर वियना कांग्रेस के बाद पुनः कौन सी राजवंश की स्थापना हुई? तो पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई और बुर्बो राजवंश की स्थापना होने के बाद यहाँ का जो राजा बना वो लुई 16वां नहीं बल्कि लुई 18वां यहाँ का राजा बना। अब ध्यान से समझना, फ्रांस एक बार लुई 16वां के शासनकाल में परेशान था, वो भी बुर्बो राजवंश का शासक था। उसके बाद कुछ दिनों तक नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सैन्य अभियानों से फ्रांस के साम्राज्य को बढ़ाया, लेकिन जब फ्रांसीसी साम्राज्य को बढ़ा रहा था तो उसी क्रम में नेपोलियन बोनापार्ट को एक युद्ध का सामना करना पड़ा और उस युद्ध को कहा जाता है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को पूरी तरह से हार हो जाती है और वाटरलू के युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने एक सम्मेलन करता है वियना में, जिसे हम लोग वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में पुनः राजवंश, वही राजवंश जो पहले हुआ करता था, बुर्बो राजवंश की स्थापना हुआ और उसका जो शासक बनता है वो लुई 18वां बनता है। फ्रांस में लुई 18वां के बाद एक और घटना, इंटरेस्टिंग घटना है, आप लोगों को ध्यान से समझना होगा प्यारे बच्चों, कि यह जो फ्रांस था, फ्रांस, इसमें फिर से 1815 ईस्वी में एक राजवंश का शासक बना लुई 18वां बना और यह किस राजवंश का था? तो यह था बुर्बो राजवंश का। यह बुर्बो राजवंश का था, बुर्बो राजवंश का था। अब होगा क्या कि इसके बाद एक और ईस्वी सन आपको याद रखना, 1824 में इसी राजवंश का एक राजा बनता है जिसका नाम है चार्ल्स टेन और इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाता है पोलीगनेक को। किसको बनाता है? पोलीगनेक को। और यह पोलीगनेक के शासनकाल में फिर से वही घटना होती है जो लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। इसके शासनकाल में भी, चार्ल्स टेन के भी शासनकाल में लोगों में क्या होता है? असंतोष की भावना जागृत होने लगता है। फ्रांसीसी जनता फिर से बेरोजगारी और भूखमरी की सामना करने लगता है और इस कंडीशन को देखते हुए 1824 के 6 साल के बाद 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी जनता एक बार
फिर से क्रांति कर देता है, जिसे हम लोग 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं, ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। और जब यह क्रांति होता है 1830 ईस्वी में, तो यहाँ का जो राजा था चार्ल्स टेन, यह राजा देश छोड़ कर करके इंग्लैंड पलायन कर जाता है। कहां चला जाता है? तो यह इंग्लैंड चला जाता है, इंग्लैंड। अब होगा क्या कि 1830 में जब यह इंग्लैंड चला जाएगा चार्ल्स टेन, तो फ्रांस में फिर से एक वंश की स्थापना होगी, ऑरियलिस वंश का, और राजा बनेगा 1830 ईस्वी में, जिसका नाम है लुई फिलिप। कौन बनता है? लुई फिलिप बनता है राजा। कब बनता है? 1830 ईस्वी में। और किस राजवंश का था? तो यह था ऑरियलिस राजवंश का। ऑरियलिस राजवंश का राजा था, ऑरियलिस राजवंश का राजा था। और कब बनता है लुई फिलिप राजा? तो 1830 ईस्वी में बनता है, और इन्होंने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है। लेकिन फिर क्या कहानी हुई? फिर से जनता में असंतोष की भावना जागृत हुआ, क्योंकि इन्होंने भी जनता की बातों को न माना, और जनता में जो जनता चाहती थी उसकी बातों को पूर्ति नहीं कर पाने के कारण गीजो जो प्रधानमंत्री था, इसके शासन काल में भी फ्रांसीसी जनता लगभग 18 सालों के बाद 1848 ईस्वी में फिर से एक क्रांति करता है, और यह क्रांति 1848 ईस्वी में, और इस क्रांति को कहा जाता है फ्रांस की 1848 की क्रांति। फ्रांस की 1848 की क्रांति, 1848 ईस्वी की क्रांति। और इस क्रांति के बाद प्यारे बच्चों 1848 ईस्वी में पुनः फ्रांस एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जागृत होता है, और यहाँ गणतंत्र की स्थापना होती है, और पहली बार यहाँ की जनता को, वो भी सिर्फ पुरुष को, 21 वर्ष से ज्यादा उम्र की जो पुरुष थे उनको क्या मिला? मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। हम देखते हैं इन सारी बातों को। हम लोगों ने यहां तक पढ़ चुका था कि जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद चार्ल्स टेन फ्रांस की गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला जाता है, और फ्रांस में बुर्बो राजवंश समाप्त हो जाता है। चार्ल्स टेन के बाद फ्रांस में ऑरियलिस वंश का शासक लुई फिलिप फ्रांस का राजा बनता है, और इन्होंने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है। और इसके शासन काल में भी फ्रांस की जनता में असंतोष की भावना फैली, तथा फ्रांस में सन 1848 ईस्वी में लुई फिलिप के विरोध में एक क्रांति हुआ, जो फ्रांस की 1848 ईस्वी की क्रांति कहलाई, और अंततः लुई फिलिप ने फ्रांस की गद्दी को त्याग दिया। लुई फिलिप की राजगद्दी त्याग देने के बाद फ्रांस की नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दी, तथा फ्रांस में 21 वर्ष से अधिक सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ जो हमने बताया है, जुलाई 1848 की क्रांति, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ होगा जुलाई 1800। यह जो क्रांति 1830 में जुलाई के महीने में हो रही थी, जुलाई 1830 की क्रांति कहलाती है। अब इसके बाद क्या हुआ? तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुआ, और 21 वर्ष से अधिक सभी वयस्क जो पुरुष थे उनको क्या मिला? तो मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार से फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना जागृत भी हुआ, और अंततः फ्रांस एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर करके आए। यही था फ्रांस की राज्य क्रांति। अब आगे क्या हुआ प्यारे बच्चों? तो फ्रांस की क्रांति और फ्रांसीसी राष्ट्रवादी भावना को देखते हुए वहां जो इर्द गिर्द के और भी देश थे जो परेशान थे, जो टुकड़े टुकड़े में बट चुके थे, वो भी एकता चाहते थे। और उस चीज को देखते हुए वहां दो और देश पड़ना है यूरोप में। एक था इटली, जो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक था इटली और दूसरा था जर्मनी। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है इटली का एकीकरण, यानी इटली में राष्ट्रवादी भावना पढ़ना है। कहां राष्ट्रवादी भावना पढ़ना है? इटली में राष्ट्रवादी भावना, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान से सुनना, हमने बताया कि वाटरलू के युद्ध के बाद वियना कांग्रेस हुआ, जिसका जो मेजबानी कर रहा था वो ऑस्ट्रिया कर रहा था। कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया।
यही इटली है, यह इटली है। और इसके ऊपर में जब देखोगे थोड़ा सा ऊपर, तो ऊपर में है एक देश जर्मनी। इटली और जर्मनी जो दोनों देश थे, ये दोनों देश ऑस्ट्रिया से, यह जो इधर दिख रहा है ऑस्ट्रिया, यहां पर जो दिख रहा है ऑस्ट्रिया, इसी देश से परेशान थे, इससे परेशान थे, ऑस्ट्रिया से परेशान थे। एक इटली और एक जर्मनी, ऊपर में है जर्मनी। यह जो ऑस्ट्रिया है, इन पर आधिपत्य जमा रखा था। चूंकि 1815 ईस्वी में वियना जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के तहत इटली को कई छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। और इसमें लगभग 13 राज्य थे छोटे छोटे, और सब एक दूसरे से विभाजित थे। सब में मत भावना थी, सॉरी मत विभेद था, सबकी मत एक नहीं था। सब एक दूसरे से क्या होते थे, अलग अलग रहते थे। अभी इन लोगों में क्या करने की जरूरत थी, तो एकीकरण करने का जरूरत था। यहाँ के लोग चाहते थे कि इसको एकीकृत कर करके एक संयुक्त राष्ट्र बनाया जाए। कहाँ का, इटली को। और इटली के एकीकरण में का जो समय चला है वह कब से कब तक चला है, तो 1815 से लेकर करके 1871 ईस्वी तक चला था। यह जो इटली था, इसका कुछ राज्य फ्रांस के कब्जे में था, कुछ राज्य ऊपर ऑस्ट्रिया, इधर जो फ्रांस है इसके कब्जे में था, कुछ राज्य ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। इसके बीच वाला जो राज्य था वो यहाँ के धर्म गुरुओं के कब्जे में था, जिसे हम लोग पोप राजा कहते थे, पोप राजाओं के कब्जे, सॉरी पोप राजाओं के कब्जे में था। और नीचे वाला जो दो राज्य थे, नेपल्स और सिसिली, ये दोनों राज्य जो थे प्यारे बच्चों, ये बुर्बो राजवंश के कब्जे में थे। यानी अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इटली जो है वह एक बिखरा हुआ राष्ट्र था, और इसे इटली को एकीकरण करना चाहते थे यहाँ के 3 लोग। और उस 3 लोग में पहला का जो नाम है वह है मेजनी, दूसरा का नाम है काउंट काबूर, और तीसरा का नाम है यह है गैरीवाल्डे। ये 3 लोग थे जो इटली का एकीकरण करना चाहते थे। काउंट काबूर रियल में वास्तविक रूप से यह एक प्रधानमंत्री था, जो इसको विक्टर इमैनुअल ने बनाया था, विक्टर इमैनुअल ने बनाया था, इमैनुअल ने बनाया था। विक्टर इमैनुअल क्या था, तो इटली का ही एक जगह था सार्डिनिया, और उस सार्डिनिया का शासक था विक्टर इमैनुअल। और विक्टर इमैनुअल जब वहां का शासक बना तो काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण में इन तीनों का योगदान को पढ़ना है कि मेजनी किस प्रकार का योगदान किया इटली को एकीकरण करने में, और काउंट काबूर ने किस प्रकार से योगदान किया, और गैरीवाल्डी ने किस प्रकार से योगदान किया। यह इटली के बारे में अभी हम बताएं कि इटली लगभग 13 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हुआ था, और इसके कुछ राज्यों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, कुछ राज्य पर फ्रांस का आधिपत्य था, और कुछ जो राज्य थे, जो दक्षिण के राज्य थे इटली के इधर वाले, वह राज्य सिसिली और नेपल्स में बुर्बो राजवंश का आधिपत्य चलता था। और इन सभी राष्ट्रों को, सॉरी राज्यों को, इन 3 लोगों ने क्या चाहते थे, एकीकृत कर करके एक संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इस इटली के एकीकरण में देखो, सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन के हार हो जाती है। हार के बाद वियना कांग्रेस ने इटली को फिर से छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया था। इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी के मध्य में एक ऐसा आंदोलन था जिसके तहत इटली के कई छोटे छोटे राष्ट्र मिलाकर एक एकीकृत राष्ट्र का बनाया गया। यह प्रक्रिया इटली में सन 1815 से 1871 ईस्वी तक चला। चूंकि इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, इस एकीकरण के दौरान इटली के जितने भी छोटे छोटे 13 राज्य थे, उन सबों को एकीकृत किया गया, एक साथ संयुक्त राष्ट्र बनाया गया। और उस संयुक्त राष्ट्र बनाने में 3 लोग सबसे अहम भूमिका निभाए। उस 3 लोग में पहला था मेजनी, दूसरा था काउंट काबूर, और तीसरा था गैरीवाल्डी। काउंट काबूर कौन था, तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। उन्होंने भी, काउंट काबूर ने भी इटली के एकीकरण में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इटली के लोबार्डी और बोस्निया ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। इधर के जो 2 जगह थे, लोबार्डी और बोस्निया, वो ऑस्ट्रिया अपने कब्जे में रखा हुआ था। तथा मध्य इटली, जो मिड वाला इटली था, बीच वाला जो इटली था, इधर वाला इटली जो था, इसमें पोप राजाओं का शासन चलता था। इटली के दक्षिण हिस्सों में नेपल्स तथा सिसिली, जो 2 राज्य थे, एक यहाँ नेपल्स था और एक राज्य यहाँ सिसिली था। इन दोनों राज्यों में बुर्बो राजवंश का शासन चलता था, और इटली के उत्तर पश्चिम भाग पर फ्रांस के कब्जे में था। इधर वाला जो भाग था वह फ्रांसीसी कब्जे में था। यानी अब आपको समझ में आया होगा कि इटली पूरा चिथड़ा चिथड़ा उठ चुका था। इसके जितने भी पार्ट्स थे, उस पार्ट्स पर कोई ना कोई दूसरा देश आधिपत्य जमाया हुआ था, और दूसरा देश नहीं था तो फिर यहाँ कुछ राजाओं का अधिकार चलता था और कुछ में
पोप राजाओं का अधिकार चलता था। लेकिन यहाँ की जो 3 लोगों थे वो चाहते थे कि इस इटली को एकीकृत करके एक संयुक्त राष्ट्र बना दिया जाए, और वह एकीकरण का जो समय था वह 1815 में स्टार्ट हुआ और लगभग 1871 आते आते इटली पूरी तरह से एकीकृत राष्ट्र बन जाता है। अब आगे देखते हैं कि हुआ क्या। नेक्स्ट है कि इटली के एकीकरण में यह जो मेजनी है, जोसेफ मेजनी, इसका क्या योगदान था, इन्होंने क्या काम किया इटली के एकीकरण के लिए। सबसे पहला बात कि मेजनी का जो जन्म हुआ था 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था, और यह जो इटली के राष्ट्र के एकीकरण का समर्थक हुआ करता था। यह चाहता था कि इटली को क्या किया जाए, एकीकृत कर दिया जाए। इसने इटली के एकीकरण के लिए 1831 ईस्वी में एक यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया, और यह जो यंग इटली नामक संस्था थी यह युवाओं से का एक संस्था था। और इस संस्था के बाद इन्होंने पुनः एक और संस्था बनाया 1834 ईस्वी में, जिसे यंग यूरोप नामक संस्था के नाम से जाना जाता है। आपको सवाल पूछा जाएगा कि इटली के एकीकरण के दौरान मेजनी ने 2 ऐसी संस्था का स्थापना किया था, एक यंग इटली और यंग यूरोप को कब कब किया था, तो 1831 ईस्वी में यंग इटली का किया गया था स्थापना, और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया गया था। मेजनी अपने विचारों से इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप ने इटली के जनवादी जितने भी आंदोलन किए गए थे वो सबको कुचल कर रख दिया जाता था। इटली जो जो आंदोलन चलाते थे उसको ऑस्ट्रिया क्या करता था, कुचल कर करके रख देता था। अब उसके बाद इटली के एकीकरण में एक और हीरो आता है जिसका नाम है विक्टर इमैनुअल। ने बताया था कि विक्टर इमैनुअल जैसे ही इटली का शासक बनता है तो इन्होंने क्या करता है, तो काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाता है, और सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाया वो काउंट काबूर ने ही निभाया था। चूंकि काउंट काबूर, एक और बात है कि यह पूरी इटली का एकीकरण भी नहीं देख पाया था, लेकिन यह इटली के एकीकरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। काउंट काबूर चूंकि जानता था कि इटली का एकीकरण तभी संभव है जब विदेशी नीति की सहायता ली जाए, विदेश के अन्य देशों से क्या किया जाए, सैन्य से सहायता ली जाए। और इन्होंने किया क्या था, तो इन्होंने ऑस्ट्रिया से युद्ध करने से पहले क्या किया था प्यारे बच्चों, तो इन्होंने ऑस्ट्रिया से युद्ध करने से पहले फ्रांस को अपने में मिला लिया था, तब जाकर के ऑस्ट्रिया से युद्ध किया था। और ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के बाद भी इन्होंने अपने युद्ध, इसका युद्ध काफी सफल भी नहीं रहा, लेकिन इन्होंने किया क्या था, तो फ्रांसीसी सैन्य की सहायता ली थी। काउंट काबूर ने इटली के एकीकरण के लिए विदेशी सहायता ली और ऑस्ट्रिया के विरोध में युद्ध छेड़ दिया, लेकिन यह युद्ध असफल रहा था। अब काउंट काबूर के बाद अगला जो आदमी आता है, जो उसका नाम है गैरीवाल्डी। इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का योगदान, गैरीवाल्डी यही है, गैरीवाल्डी। यहां से सवाल है कि गैरीवाल्डी प्यारे बच्चों क्या काम करता था, तो यह पेशे से नाविक था। क्या था, नाविक था। गैरीवाल्डी का जन्म हुआ कब था, तो 1807 ईस्वी में नीस में हुआ था। यह इटली के एकीकरण का समर्थक था। इन्होंने लाल कुर्ती नामक संगठन की क्या किया था, स्थापना किया था गैरीवाल्डी ने, जिसके तहत इसने इटली के दक्षिणी राज्यों बुर्बो राजवंश को से स्वतंत्र करवाया। और गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। इन्होंने अभी हम बताया कि इटली का जो दक्षिणी राज्य था सिसिली और नेपल्स, वह बुर्बो राजवंश के कब्जे में था और उससे स्वतंत्र कराया गैरीवाल्डी ने। और स्वतंत्र करवा कर करके इन्होंने फाइनली, चूंकि काउंट काबूर तो अब रहा नहीं था, काउंट काबूर को नहीं बल्कि काउंट काबूर को किसने बनाया था, प्रधानमंत्री विक्टर इमैनुअल को दक्षिणी राज्य को सौंप देता है। वो कौन कौन से दक्षिणी राज्य थे, तो एक सिसिली था और दूसरा नेपल्स था। प्यारे बच्चों, जब इटली में जो दक्षिणी राज्य था यहाँ का सिसिली और नेपल्स, इसको जब गैरीवाल्डी ने बुर्बो राजवंश से छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद इस बुर्बो राजवंश से छुड़ाए हुए सिसिली और नेपल्स राज्यों को उन्होंने सौंप देता है किसको, तो विक्टर इमैनुअल को सौंप देता है। किसको सौंप देता है, विक्टर इमैनुअल को सौंप देता है। और यह विक्टर इमैनुअल ने फाइनली क्या करता है, तो फाइनली 1871 ईस्वी में इटली को 1871 ईस्वी में इटली को संयुक्त राष्ट्र घोषित करता है, संयुक्त राष्ट्र घोषित कर देता है। इस प्रकार सन 1871 ईस्वी को इटली का क्या हो जाता है, इटली का एकीकरण हो जाता है। और जब इटली का एकीकरण हो जाता है तो इटली, संयुक्त इटली का जो राजधानी बनता है वह रोम बनता है। कौन बनता है, रोम को संयुक्त इटली का राजधानी बना दी जाती है। अभी इसके बाद हमें पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण। और जर्मनी का एकीकरण में कौन एकीकरण में भूमिका निभाएगा, तो वह निभाता है, उसका नाम है बिस्मार्क।
बिस्मार्क के बारे में पढ़ना। अब हम इसके बाद का जो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद यूनान में राष्ट्रवादी भावना, और फिर हंगरी और पोलैंड में जो राष्ट्रवादी भावना है, वो दूसरे वीडियो के तहत करेंगे। और फिर हम अगले वीडियो में इस पूरी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा।